इंतजार, तेरी एक हाँ का। आखिर उसने माँ बाप की जिद के कारण अपना प्यार भुलाकर कार्तिक के साथ शादी की। और शादी के दिन जो उसे पता चला, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीप्ति को जब पता चला कि घर में उसकी शादी की बात चल रही है, वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे बहुत रोने का मन कर रहा था। गुस्से में वो अपनी माँ से बोली, एक बार देख लिया ना क्या हुआ? क्या उससे मन नहीं भरा? तो फिर से मुझ पर कृपा करो। मैं जैसी हूं ठीक हूं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? ये सुनकर संगीता जी बिना कुछ बोले कमरे से बाहर आ गई। बोलती भी क्या, आज दीप्ति की जो हालत है उसकी जिम्मेदार भी तो वही है। अपनी इकलौती बेटी को एक रईसजादे से शादी तो करवा दी, पर एक बार भी नहीं सोचा कि दीप्ति के मन में क्या है। उस इंसान को इंसान कहना भी गलत था, हैवान था वो। एक साधारण परिवार की लड़की से आखिर वो क्यों राजी हो गया शादी के लिए, ये भी जानने की कोशिश नहीं की। और तो और उस लड़के के बारे में भी कुछ पता नहीं लगाया। दीप्ति के मन में क्या है, कोई है तो नहीं जिसे दीप्ति पसंद करती हो? ये सब तो उनके दिमाग में आया ही नहीं। दीप्ति ने कई बार बताने की कोशिश की कि वो आकाश को पसंद करती है, पर माँ बाप जानबूझकर अनदेखा और अनसुना करते थे। दीप्ति और आकाश एक कोचिंग सेंटर में एक साथ पढ़ते थे। संगीता जी को अगर आकाश दीप्ति के साथ दिख जाता तो इतने गुस्से में उसे देखती कि वो बेचारा घबरा जाता। आकाश दीप्ति से बहुत प्यार करता था, पर उसमें ये बताने की हिम्मत नहीं थी। और दीप्ति भी उससे उतना ही प्यार करती थी। कार्तिक एक बहुत अच्छा लड़का है, सिवाय पैसे वाला भी है। उन्हें किस चीज की कमी है? काफी लड़कियों के रिश्ते भी आते होंगे उसे, पर उन्होंने अपनी बेटी के लिए हाँ कही, इस बात की तुम्हें खुशी होनी चाहिए। ये सब दीप्ति के पापा अपनी पत्नी संगीता को कह रहे थे, पर क्या दीप्ति इस शादी के लिए तैयार है? ये दोनों ने भी जानने की कोशिश नहीं की। माँ बाप की इज्जत धूल में न मिल जाए और लोग नाम न रखें, ये सोचकर दीप्ति ने इस शादी के लिए हाँ कह दी। शादी में लेन देन भी काफी हुआ। हमारी इकलौती बेटी ही है और हमारा जो कुछ है सब उसी का तो है। अब दिया क्या और बाद में दिया क्या, बात तो एक ही है ना? ये सोचकर संतोष जी ने अपना सब कुछ दे दिया। मेरी बेटी के बहुत बड़ी अमीर खानदान में शादी हुई है, ये बताते हुए संतोष जी थकते नहीं थे। और लोग भी कहते कि चलो अच्छा है, संतोष जी का जीवन सार्थक हो गया। शादी का दिन आया। शादी बहुत ही जोर शोर से और धूमधाम से की गई। अपने प्यार को भुलाकर दीप्ति भारी मन से विदा होकर निकल ही रही थी कि उसने देखा कि आकाश एक कोने में खड़े होकर अपने आंसू पोंछ रहा था। दीप्ति विदा होकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में उसका बड़े ही धूमधाम से स्वागत हुआ। नई बहू आने पर जो विधि होती है वे सारी विधि की गई। रात में दिव्या अपने पति का इंतजार कर रही थी। एक सामान्य घर की लड़की इतने बड़े घर में ब्याह कर आई, ये सोचकर दीप्ति थोड़ी घबरा भी रही थी। थोड़ी देर बाद कार्तिक कमरे में आता है। दीप्ति की दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने खुद को संभाला, क्योंकि शादी की पहली रात को ही अगर पति अपनी पत्नी को ये बताए कि वो शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम
नहीं है और उसे माफ कर दो तो उस पत्नी पर क्या बीतेगी। दीप्ति तो सुन्न हो गई थी ये सब सुनकर। उसका पति नपुंसक है और उसे फंसा के ये शादी की गई है, ये सोचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम लोगों ने जानबूझकर ये सब किया, मेरा और मेरे परिवार वालों का विश्वासघात क्यों किया? ये पूछने पर कार्तिक कमरे से बाहर निकल आया। रात भर दीप्ति सोई नहीं, रोना बंद नहीं था उसका, और रोते रोते जब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई, नहा धोकर तैयार होकर बाहर आकर घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। 2-3 बार मन में आया कि सास को सब कुछ बता दूं जो उस रात हुआ, पर उनसे जवाब मांगूं कि ऐसा क्यों किया, पर उसका मन कुछ और ही कह रहा था, क्योंकि रिसेप्शन के दिन कार्तिक ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो अपने दोस्तों से न जाने हंस हंस कर क्या बताए जा रहा था, और उसके दोस्त भी बड़े मज़े से उसकी बातें सुन रहे थे। दीप्ति ने सोचा कि हो सकता है उसने अपने घर में ये बात बताई ही ना हो। 1 हफ्ते बाद दीप्ति अपने मायके गई। कार्तिक उसे छोड़ने गया था। एक अच्छे आज्ञाकारी दामाद के जैसे उसने सभी के पैर छुए। वे लोग जैसे कहते, जो पूछते, सभी का जवाब सिर हिलाकर देता। कहने लगा, आप लोगों को अब अपनी बेटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो हमारी जिम्मेदारी है। उसकी एक एक बात सुनकर दीप्ति के माँ बाप खुद को धन्य समझ रहे थे, पर सच क्या था ये सिर्फ दीप्ति को ही पता था। अंदर ही अंदर उसका दम घुट रहा था। 15 दिन हो गए थे दोनों की शादी को, पर एक बार भी ना तो कार्तिक उसके पास आया और ना ही 2 शब्द प्यार से बात की। उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो करे तो क्या करे, दीप्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और बताए भी तो क्या और कैसे, ये सोचकर वो चुप हो जाती। एक रात दीप्ति को ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे लेटा हुआ है। उसे लगा कि कार्तिक ही होगा। उसने पलटकर देखा तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने कार्तिक के पापा। पापा जी, आप यहाँ मेरे कमरे में, और वो भी इस वक्त? वो बहुत ही गंदी नजर से दीप्ति की तरफ देखे जा रहे थे। वे उठे और दीप्ति को बड़ी जोर से अपनी तरफ खींचा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पापा जी, ये क्या कर रहे हो आप? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? बहू हूं मैं आपकी। दीप्ति घबराकर बोली। बहू? जोर से हंसते हुए बोले, तुझे नहीं पता क्या सच्चाई है, और मुझसे ही तो तुझे और इस घर को वारिस मिलेगा, इसीलिए तो हम तुझे ब्याह के लाए हैं। ये सुनकर दीप्ति को लगा मानो किसी ने उसकी कान में खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। अपनी उम्र का तो थोड़ा लिहाज कीजिए, पर वे सुनने को तैयार ही नहीं थे। जैसे तैसे दीप्ति बचकर दरवाज़ा खोलने गई और देखा तो सामने कार्तिक और उसकी माँ। दीप्ति जाकर सास से लिपट गई और बोली, माँ जी देखिए ना, पापा जी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही उन्हें समझाइए।
बस बहुत हुआ ये चूहा बिल्ली का खेल, सास बोली। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब हम सबकी मर्जी से हो रहा है, इसीलिए तो तुझे बहू बनाकर लाए हैं, वरना तुझ जैसे गरीब घर की लड़की से मेरे बेटे की शादी करना हमें क्या पागल कुत्ते ने थोड़े ना काट खाया था। और तीनों जोर जोर से हंसने लगे। मतलब तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा, और तुम लोगों को क्या लगता है मैं चुप बैठूंगी, सब कुछ सहन करूंगी? दीप्ति गुस्से में चिढ़कर बोली। तो क्या करेगी? सभी को बताएगी? अपने बाप को बताएगी जो टीबी का मरीज है, और उसे ये सब बताएगी? उसे कुछ हो गया तो सोचा है तेरी माँ का क्या होगा? कहाँ जाएगी वो? और उल्टा हम ही बताएंगे लोगों को कि तू ही एक चरित्रहीन औरत थी, इसीलिए यहाँ रुकी नहीं। कार्तिक उसके हाथ को जोर से पकड़ते हुए बोला, तुझे क्या लगा तू मुझे पसंद आई इसीलिए तुझसे शादी की? और जोर से ढकलते हुए कमरे के बाहर कर दिया। रात भर दीप्ति बालकनी में अकेली रोती रही। सुबह हुई तो सास बोली, देखो बहू, जो हो रहा है उसे होने दो, और ये सब घर के वारिस के लिए ही तो हो रहा है। शादी भी तो इसीलिए की गई ना। क्या फर्क पड़ता है कि कार्तिक की जगह कौन है? दीप्ति को अब उन लोगों से घृणा होने लगी थी। उसने उसकी ननद और नंदोई से भी ये बताया, पर उनका जवाब भी वही था। दीप्ति का ससुर जब उसकी तरफ गंदी नजर से देखता तो दीप्ति डर के मारे अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती। फिर भी उसने अपने आप को उस हैवान से बचा के रखा था। यहाँ तक कि उसे मायके भी नहीं भेजा जाता था, ये कहकर कि उसके बिना घर ठीक ढंग से चल नहीं पाएगा। शायद कार्तिक दीप्ति से बहुत प्यार करता होगा और उसके बिना उसका मन नहीं लगता होगा, इसीलिए वो मायके नहीं भेजता होगा। ये सब दीप्ति के पापा सोचते, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। पापा को कुछ हो न जाए ये सोचकर दीप्ति इतने दिनों तक चुप थी, पर उस दिन उसे और उसके ससुर को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। उसने टेबल पर रखे फूलदान को बड़ी जोर से उस नराधम के सिर पर मारा। वो जोर से चिल्लाया और दरवाजा खुलते ही दीप्ति सबसे नजर बचाकर वहां से भाग निकली। अपनी बेटी को इस परिस्थिति में देखकर दीप्ति के माँ बाप को बड़ी हैरानी हुई और सच्चाई जानने के बाद धक्का सा बैठ गया। कुछ ना बोलते हुए गुस्से में वे दीप्ति के ससुराल पहुंचे। उन लोगों से जब इसका जवाब मांगा तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा आप लोगों ने ही हमारे साथ विश्वासघात किया है। अपनी पागल बेटी हमारे बेटे के गले बांध दी। इतने में संतोष जी बोले, अमीर हो तो कुछ भी बोलोगे? शादी की है बेटी की, बेची नहीं है अपनी बेटी। और पैसों की रंगदारी हमें मत दिखाना। तुम लोगों ने अब तक मेरा सीधापन देखा है, पर अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तुम सबको अंदर बंद करवाऊंगा और तुम्हारे बाप को फांसी की सजा न दिलवाई तो मेरा नाम बदल देना। गुस्से में आग बबूला हो गए थे। दीप्ति के ससुराल वाले घबरा गए। उन्हें लगा
कि ऐसा हुआ तो बहुत बुरे फंसेंगे। कार्तिक ने उसकी माँ से कहा, जा रोक उन्हें, पुलिस पहुंच गई तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा। तीनों ने संतोष जी के पांव पकड़ लिए, कहने लगे, हमसे गलती हो गई, वारिस के मुंह में हमसे गलती हो गई, चाहो तो हमें जी भर के गालियां दे लो, 2-4 थप्पड़ जड़ दो, जो सजा देनी है दे दो, पर पुलिस को मत बुलाना। पुलिस और कानून के चक्कर में कहीं दीप्ति की जिंदगी न खराब हो जाए, ये सोचकर वे शांत हो गए। पर उन्होंने अपनी बेटी को जल्द से जल्द तलाक देने की शर्त रखी, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। कार्तिक ने भी तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए और पहली सुनवाई में ही दीप्ति को तलाक मिल गया। दीप्ति अब आज़ाद थी, पर वो डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। दिन भर वो एक ही जगह बैठे न जाने क्या सोचती रहती थी। ठीक से खाती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके माँ बाप खुद को गुनहगार मानने लगे। माँ कमरे में आई। कमरे में अंधेरा हो रहा था। लाइट लगाई तो दीप्ति को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अंधेरे में ही पड़ी रहती थी। उसने ऊपर की तरफ देखा और धीरे से बोली, आकाश। ये सुनकर संगीता जी को लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब गलती सुधारने का मौका है, क्योंकि संगीता जी जानती थी कि दीप्ति और आकाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बस कभी बता नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि अब आकाश ही एक इंसान है जो दीप्ति को इस हालत से बाहर निकाल सकता है, और उन्होंने आकाश को दीप्ति से मिलाया। आकाश ने जब दीप्ति की हालत देखी तो वो मन ही मन रोने लगा, और एक चीज का पछतावा भी हुआ कि अगर उस समय थोड़ी हिम्मत करके दीप्ति का हाथ मांग लेता तो आज दीप्ति की ये हालत न हुई होती। कैसी हो दीप्ति? मैं आकाश, पहचाना मुझे? दीप्ति कुछ नहीं बोली। दोनों कैसे मिलते थे, क्या बातें करते थे, कहाँ घूमने जाते थे, सब कुछ आकाश ने दीप्ति को याद दिलाने की कोशिश में कहा, पर दीप्ति बस उसे एकटक लगा के देखे जा रही थी। तभी आकाश को रोना आता है। वो कहता है, दीप्ति कुछ तो बोलो, क्यों खुद की हालत ऐसी कर ली है तुमने? जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तो खुद को सजा क्यों दे रही हो? दीप्ति कुछ तो बोलो। इतने में दीप्ति बड़ी जोर से चिल्लाई और रोते हुए बोली, क्या करूं और मैं? मेरे माँ बाप ने जो कहा वो मैंने किया, पर इन सब में मुझे क्या मिला? संगीता जी एक कोने में खड़े होकर रोने लगी। बोलो आकाश, बोलो। आकाश अपने आंसू पोंछते हुए बोला, कभी कभी जीवन में गलतियां हो जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन गलतियों को लेकर ही बैठे। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। पीछे मुड़कर देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। आगे बढ़कर रास्ता खुद ढूंढना होता है और विश्वास रखना होता है। अब आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा, और उसे अच्छा और कामयाब हमें ही बनाना होगा। तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी? उन्होंने तो तुम्हारा
अच्छा ही सोचा था ना। अपने आप को उस डर से बाहर निकालने की कोशिश करो दीप्ति। धीरे धीरे उसे आकाश की बातें समझ आने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो कहती है, हमें हमारी पहचान, हमारी खुशी, हमारा आत्मसम्मान दूसरे इंसान से मांगने की क्यों ज़रूरत पड़ती है आकाश? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें अपनी काबिलियत, अपने आप पर विश्वास नहीं होता। ध्यान से बाहर की दुनिया देखने की कोशिश करो दीप्ति। ये दुनिया बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा था मानो वो ये बताना चाह रहा हो कि दीप्ति, आज भी मैं वही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ जहाँ तुम मुझे अकेली छोड़ के चली गई थी। सिर्फ तुम्हारी हाँ का इंतज़ार। फिर देखना मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देता हूँ। दीप्ति आकाश से लिपटकर बहुत जोरों से रोने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों का इकट्ठा किया दर्द आज बाहर निकल रहा हो। और आकाश ने भी उसका दुख, उसका दर्द सब उसके अंदर से बाहर निकल आए, इसीलिए उसे जी भर के रोने दिया। दीप्ति के माँ बाप की आंखों से भी आंसू बहना बंद नहीं हो रहा था, पर आज ये आंसू खुशी के थे। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।